हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 11th का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के तहत हम लोग डिफरेंशिएशन पूरा रूप से खत्म कर लिए थे, जो हमारे फिजिक्स में हमारे जरूरत के मुताबिक यूज किया जाएगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है, आई मीन जो अभी का लेक्चर है, वो लेक्चर हमारा कंप्लीटली इंटीग्रेशन, आई मीन सिंपली बोले तो हम इंटीग्रल कैलकुलस जो कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले आराम से बेसिक तरीका से जैसे डिफरेंशिएशन को समझे थे, उसी तरह से जो थ्योरेटिकल बात सब होता है इंटीग्रेशन में, उस बात को करेंगे। फिर जैसे आप देखे थे कि डिफरेंशिएशन में आपको कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज कराए थे, उसी के तहत हम लोग सेम यही काम करेंगे। इसमें भी फंडामेंटल कुछ फार्मूलाज होता है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जाके फिर हम लोग सवाल पे आएंगे और फिर चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये लेक्चर, मजा आएगा और आप इंजॉय करेंगे पढ़ाई को। चलिए ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाए और हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, इंटीग्रल कैलकुलस, या हम साधारण शब्द में इसको इंटीग्रेशन बोल देते हैं। यह टॉपिक बेसिकली मैथ का है, लेकिन काफी आवश्यकता पड़ता है हम लोग को फिजिक्स में। इस वजह से मैथमेटिकल टूल्स में यह चैप्टर आखिरी में पढ़ाया जा रहा है आपको। क्या? इंटीग्रेशन, या हम सिंपली बोल सकते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले थ्योरेटिकल बात को आगे बढ़ाते हैं। सर देखिए, एक बात को आप स्पष्ट रूप से हम आपको समझा देते हैं कि इंटीग्रेशन कुछ ऐसा नया बात नहीं है, बस ये जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, क्या बोले? इंटीग्रेशन कुछ नया बात नहीं है, बस सिंपली ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक, तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है जो हमको जानना और पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के बेसिस पे, उसको पहले लिखते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी प्रॉपर तरीका से चीज को नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट इंटीग्रेशन के बारे में क्या? इट इज द reverse process of differentiation। ठीक, इंटीग्रेशन जो है वो पूरा रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। क्लियर है? पहला बात समझ में आ गया। क्या बोले कि इंटीग्रेशन जो होता है सर, वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक, कैसे है वो जब फॉर्मूला लिखेंगे ना तब आपको दिखा भी देंगे कि कैसे है। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरा पॉइंट हमको जो पता होना चाहिए कि सिंबल इसका कैसा होता है। सिंबल किस तरह का सिंबल? इस तरह का सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, दिस सिंबल, दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट? इंटीग्रेशन। क्लियर है बात? पहला बात क्या समझे सर? इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। दूसरा बात क्या समझे कि ये देख रहे एस को थोड़ा सा लमार दिए, खींच दिए, तो ये जो सांप टाइप का जो सिंबल दिख रहा है, ये वाला यही होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक, धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा, सब बात आपको क्लियर होते चला जाएगा। तीसरा बात जो हमारे समझ से फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या? तीसरा बात क्या? द इंटीग्रेशन इसको ऐसे लिखिए, जियोमेट्रिकली अगर हम ग्राफिकली देखें, ग्राफ के बेसिस पे देखें या ज्योमेट्री के बेसिस पे देखें, जो ग्राफ आप बनाते हैं उसके बेसिस पे इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है वही लिख रहे हैं। ज्योमेट्रिकली द इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व। अभी समझेंगे, इसको हम दिखा भी देंगे आपको फील करा के क्या हम बोल रहे हैं, बट अभी आप समझो कि ऐसा है क्या कि ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या
कि एरिया अंडर द कर्व। देखिए दो बात होता है ग्राफ में जो हमको फिजिक्स के सेंस में फोकस करना होता है, एक होता है स्लोप होता है, दूसरा होता है एरिया। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन बताता है एरिया अंडर द ग्राफ। आपको याद आ रहा होगा dy बाय dx डिफरेंशिएशन, तो वो क्या बताता था? वो स्लोप बताता था। ये क्या बताता है? ये बताता है एरिया। ध्यान रखिएगा ये छोटा मोटा बात को। और इसमें एक आखिरी बात कि ये दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मेरा राइटिंग खराब है, कि थोड़ा ठंडी बहुत ज्यादा है, तो हाथ में बहुत परेशानी हो गया है ठंडी में, थोड़ा सा लिखने में आप भी जानते हैं ना, आप पढ़ते लिखते हैं तो आपको पता भी होगा कि थोड़ा लिखने उखने में परेशानी होता है, बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। आई होप कि ऐसा है कि स्पष्ट आपको सब बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दे आर। सबसे पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा डेफिनिट, डी कैपिटल ना बाबू, पहला लाइन डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, तो पहले आप इस पूरा थ्योरी को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है क्या। क्लियर है? तो सारा बात को आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। मैं हट जाता हूं। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, समझेंगे, और उसके बाद फिर फंडामेंटल फॉर्मूलाज पे हम लोग पहुंचेंगे। तो आप हेडिंग लगाइएगा डेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा हेडिंग आप लगाइएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं हम लोग तो ज्यादा बढ़िया से क्लियर होगा चीज। डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्लियर है बात? चलिए अब हम समझाते हैं आपको कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन हम जैसे आपको समझाते हैं तो हमेशा पहले थ्योरी समझाते हैं, तो उसी बात को पहले हम समझाएंगे आपको कि पहले आप थ्योरी लिखिए सर क्या होता है। व्हेन ए फंक्शन इज इंटीग्रेटेड, व्हेन ए फंक्शन इज इंटीग्रेटेड विदाउट any limits, ठीक, without any limits is called, शॉर्ट में लिख रहे हैं indefinite integration। ठीक है, शॉर्ट में आई का मतलब कंफ्यूज नहीं करना है, आई का मतलब होता है indefinite इंटीग्रेशन। तो हम क्या बोले, जब भी किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा अभी समझाएंगे, बस आप समझो कि जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा बिना किसी लिमिट्स के, बिना किसी कंडीशंस के, तो देन वी विल रेफरेंस दैट इंटीग्रेशन एज एन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर कट है बात? दूसरा बात क्या है कि जब भी किसी फंक्शन को, व्हेन ए फंक्शन इज इंटीग्रेटेड within certain limits, within certain limits, किसी लिमिट के तहत, ठीक, then that integration is called डेफिनिट इंटीग्रेशन। DI मत समझ लेना, इसको हम क्या लिख रहे हैं, DI मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो इसमें क्या कोई लिमिट नहीं होगा, इसमें सर कुछ सर्टेन लिमिट्स होगा। क्या लिमिट्स है, कैसे है, क्या बोल रहे हैं, इस बात को समझाते हैं। देखिएगा, समझिएगा बात को। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है x में, ठीक, लेट fx बी एनी फंक्शन,
लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन। मान लेते हैं कि अपने पास एक फंक्शन है एक्स में। आपको फंक्शन हम सिखाए हैं, याद देखिएगा मैथमेटिकल टूल्स का जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाए थे उसमें फंक्शन ही पढ़ाए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको परेशानी नहीं होगा इसमें। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं अपने पास एक कोई फंक्शन है, उसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे सर? इंटीग्रेशन का सिंबल यही होता है, एफ एक्स को हमको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। मतलब एफ एक्स फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। इस बात का मतलब होता है कि एफ एक्स फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका मान लेते हैं कुछ आंसर आया, कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं कुछ आंसर आया। अभी क्या आंसर आया हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं, हम बस इसमें इंटरेस्टेड है कि इसका कुछ आंसर आया है। क्लियर है? तो जब भी इसका कुछ आंसर आएगा तो उसके साथ एक प्लस सी ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा। ये प्लस सी क्या है? ये प्लस सी जो है बाबू, ये प्लस सी है हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। क्या कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी आप फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिएगा, जब भी किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा, जैसे एफ एक्स अपना फंक्शन था उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, तो अपना कुछ आंसर आएगा और आंसर के साथ हमेशा प्लस सी ऐड किया जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ये प्लस सी क्या है आप अभी कांस्टेंट मान के चलो, लेकिन एग्जैक्टली पता रखना है, तो इसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। इंटीग्रल क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन के तहत ये कांस्टेंट आता है, इसी वजह से इसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। यहां पर कोई लिमिट नहीं, कोई कंडीशन नहीं है एफ एक्स को कहां से कहां तक करना है, कहां से कहां तक नहीं करना, कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर है बात? कोई कंडीशन नहीं है यहां पर। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर अब हम लोग डेफिनिट में देखते हैं, समझिएगा बात को। फिर वही बात, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, डेफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा। लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन and it is integrated between certain limits a to b। आप देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन है बाबू, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ रास्ता तय कर दिया जाएगा कि तुमको बेटा यहीं से यहीं तक इंटीग्रेट करना है। चूंकि हमारा सर्टेन लिमिट्स है ए से बी, तो हमको ए से बी तक ही इंटीग्रेट करना है। तो कैसे लिखते हैं इसको समझाते हैं आपको, देखिएगा। पहले तो इंटीग्रेशन एज इट इज जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन हम करना चाह रहे हैं किसका? एफ एक्स का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लेट्स से डी एक्स। ठीक, कहां से कहां तक कर रहे हैं? तो सर ए से बी तक कर रहे हैं। यही बात एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। क्या यहां पर लिमिट था? नो सर। क्या यहां पर लिमिट है? बिल्कुल सर। काहे? कि सवाल वाला कंडीशन रख दिया कि तुमको बाबू ए से बी तक इंटीग्रेट करना है। तो मान लेते हैं इसका कुछ आंसर आया, ये स्मॉल एफ एक्स है, तो मान लेते हैं कुछ इसका आंसर आया कैपिटल एफ एक्स, तो ये आ गया इसका कुछ आंसर कैपिटल एफ एक्स। और इसको जो होता है ए से बी तक हमको करना होगा। इसका आंसर जो आएगा वो ए से बी तक आएगा। इसका आंसर पे कोई लिमिट नहीं है तो प्लस सी लगा देते थे। इसका आंसर पे एक लिमिट है और इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो इसको पहले हम बी पुट करेंगे। यहां पर जो भी हमारा एक्स में वेरिएबल आएगा, जो भी हमारा फंक्शन होगा, उसको पहले हम बी पुट करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे और उसके बाद हम घटाएंगे किसको? ए पुट करके। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए। इस सब बात को बस आप नोट डाउन करते रहिए। जैसे सवाल पे आएंगे ना तो वहां से आपको पूरा करा ही देते हैं, फिर कनेक्ट करा ही देते हैं, यहां भी कनेक्ट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। बस छोटा सा बात क्या कि सर इसमें लिमिट नहीं रहेगा, इसमें लिमिट रहेगा, इसमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट रहता है, इसमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा, ए और बी क्या होता है इस बात को समझिएगा। ए को हम लोग बोलते हैं, सबसे नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या नाम देते हैं हम इसको? लोअर लिमिट, नीचे वाला लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट। और बी जो होता है बाबू, बी का नाम देते हैं हम लोग क्या, यहां पर लिख दे रहे, बी का नाम देते हैं हम लोग अपर लिमिट। UPPER, अपर लिमिट।
ठीक। जैसे अगर हम बोलेंगे कि कोई फंक्शन है उसको आपको 2 से 5 के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो 2 हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा और 5 तक जाना है, इसका मतलब 5 हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। दिस इज द कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उस बात को भी समझते हैं। यहां आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं कि मेरा कुछ स्पेस अपने पास है कि नहीं है। ठीक है, स्पेस है, हम यहां लिखा देते हैं, यहां पर लिखा देते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस ज्यादा है वहां। ठीक, छोटा सा बात जब आपको फील करा रहे हैं तो इसको लिए हम यहां लिखा दे रहे हैं नोट। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि सर आपके पास एक फंक्शन था, लेट से ये फंक्शन है और इसका एक कुछ ना कुछ अपना रेंज है, ए से बी तक रेंज है, तो मान लिए ए से बी, क्लियर है, और ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। तो ये जो एरिया है, यही एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से बी। ठीक है, ये हमारा कोई एक फंक्शन है, लेट से एफ एक्स। ठीक, तो हम इसी को बोलते हैं क्या, एफ एक्स जो है वो ए से बी तक का ये जो एरिया आएगा, इसी एरिया को बोलने का तरीका होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से बी। क्लियर है बात, यही बात है कि ए से बी तक का जो एरिया होगा, इसी एरिया के अंदर में जितना भी ए से बी के अंदर में एरिया आएगा, वो पूरा एरिया को ही हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है कि सर एफ एक्स ग्राफ का एरिया कहां से कहां तक, ए से बी तक, तब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में रखेंगे। और ज्योमेट्रिकली अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर एफ एक्स ग्राफ का एरिया कहां से कहां तक ये तय नहीं किया गया है। क्लियर है बात, यहां पर क्या है सर, एफ एक्स ग्राफ का एरिया कहां से कहां तक, ए से बी तक, यहां पर कोई लिमिट नहीं होता है। क्लियर है बात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पक्का बात समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इन सारी बातों को नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ हमारा इंक पता नहीं लग रहा, इंक का भी तबीयत खराब हो गया है, वोमिट वोमिट बेचारा कर रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर है, इसको पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है हमारा मेन मुद्दा जो है वहीं पर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। वही बात है सर, जैसे डिफरेंशिएशन में आपको फॉर्मूला बताए थे, आपको बोले थे याद रखना है, उसी तरह से इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है जो आपको याद रखना ही रखना है। तो फंडा हम आपको बता देते हैं कि पहले हम कोई एक फंक्शन लेंगे, ठीक, कोई एक फंक्शन लेंगे और उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, कुछ उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा, आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स, और वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। आपको पता है कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आएगा, लेकिन फॉर्मूला याद करने के लिए हम लोग प्लस सी नहीं लगा रहे हैं, लगेगा 100%, लेकिन फॉर्मूला हमको मैथ उतना थोड़े जाना है डिटेल में, तो मैथ का टॉपिक है, तो फिजिक्स में जितना अपने काम का है बस उतना ही करेंगे, हम प्लस सी नहीं लगा रहे हैं। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो प्लस सी के आएगा, ये गारंटी आपका, लेकिन हम प्लस सी इसलिए नहीं लगा रहे काहे कि हमको याद रखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट तो पता है कि सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी लगेगा ही लगेगा। प्लस सी क्या होता है सर, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी नहीं लगेगा। तो हम कर रहे हैं फॉर्मूला, आप प्यार से अच्छे से सारा बात को लिखिएगा। पहला है आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन dx, और कंडीशन है कि n आपका -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ आगे बढ़ेंगे सर, -1 हो जाएगा तो उसका एक अलग वैल्यू रहता है। अगर x टू दी पावर -1 हो गया तो 1/x हो जाएगा, और 1/x का कुछ और इंटीग्रेशन होता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि n-1 नहीं होना चाहिए, बाकी n कुछ भी हो जाए चलेगा, ठीक। तो x टू दी पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू दी पावर n+1 बटे का n+1, और आपको पता है कि प्लस सी भी लगता है, लेकिन हम प्लस सी नहीं लगा रहे हैं, फिर से हम आपको बोल दे रहे हैं, लो लगा ही देते हैं, तब बाद में आप बोलिएगा सर x टू दी पावर n+1 प्लस 1 n+1, n में एक जोड़ेंगे और नीचे में जो ऊपर का चीज है वही चीज को एज इट इज उठा के डाल देंगे, n+1 प्लस का c। क्लियर है बात। डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम बोलेंगे 1 से 2 तक इंटीग्रेट करो, तो यहां पर इसको हम गायब कर देंगे c को। क्लियर है। दूसरा बात क्या है, समझिएगा बात, दूसरा क्या है, सिंपली अगर हम पूछेंगे 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx,
वन का इंटीग्रेशन, मतलब या हम वन लिखो या आप सिंपली बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का। मैं कहने का मतलब ही यही है कि सर वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है एक्स प्लस का सी। अब एक बात हमको बताओ, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? मेरा बच्चा बोलेगा सर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वन। देखो क्या वन का इंटीग्रेशन वापस से एक्स आ जा रहा है, तो यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन मिलता था उसी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वापस से सवाल मिल जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो डिफरेंशिएशन मिलता था इसी का रिवर्स प्रोसेस है, सॉरी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है क्या? इंटीग्रेशन। क्लियर है? अगर उतना बात नहीं दिमाग में सेट हो रहा है कोई बात नहीं, आप फार्मूला तो याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। देखिए जब हमारा x -1 हो गया, मतलब n -1 हो गया, तब x टू दी पावर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक। या हम इसको सिंपली कभी कभी ln x भी लिखते हैं। ln x का साधारण सा मतलब है लोगरिथम, आपको पढ़ाए थे। ln x का बस इतना सा मतलब है कि log जिसका बेस e होता है, ठीक, ये नेचुरल बेस होता है। तो लॉगरिथम जिसका बेस e होता है उसको हम लोग ln x भी बोल सकते हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक। अच्छा याद कीजिए डिफरेंशिएशन एक बार आप, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो आप बोलिएगा सर याद आ गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो इसका मतलब उल्टा चल रहा है ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है? log x। क्लियर है बात? चलिए चौथा बात है, कल के दिन अगर आपसे पूछेगा u प्लस भी कोई एक फंक्शन है लेट से x में और उसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे? अलग अलग बस इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा देखिए प्लस सी आपको यहां भी लगेगा है ना, प्लस सी सब में चल रहा है, कहीं भूल जाएंगे तो ऐसा मत सोचिएगा नहीं लगेगा, लगेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। u dx प्लस का v dx प्लस का c। क्लियर है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए प्लस लग रहा है, मतलब इसको एक बार अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको एक बार अलग इंटीग्रेट कर दो, हमारा फाइनल आंसर जो भी है आने का वो आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलिए पांचवा फॉर्मूला है हमारा, पांचवा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। क्लियर है बात? तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे फॉर्मूला लिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, हम लोग साइन एक्स तक का देख चुके थे। साइन एक्स बराबर क्या होता था? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। छठा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये क्या होता है सर? ये होता है sin x प्लस का c, ठीक। याद रखना है cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस का sin x, याद कीजिएगा। चलिए सातवां इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स, ठीक। sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? ये होता है sec x प्लस का c, ठीक। sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x प्लस का c। क्लियर है? आप याद कीजिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec x का डिफरेंशिएशन होता था इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स, सॉरी sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x इंटू टेन एक्स। क्लियर है? तो जस्ट उसका उल्टा sec x इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा dx के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा sec x प्लस का c, ठीक। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx वो होता है 10x प्लस का c, ठीक। आप थोड़ा सा इस बात को याद कीजिएगा, आपको हम पढ़ाए थे कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो आप बोलते थे सर 10x का डिफरेंशिएशन तो होता था sec स्क्वायर x, तो आज उल्टा हो जा रहा है ना कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है? 10x। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू का cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू का cot x dx। आप हमको बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx का क्या होता था? याद करो डिफरेंशिएशन किसका उल्टा होता था? तो आप बोलिएगा सर माइनस का cosec x प्लस का c।
माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। ठीक, नेक्स्ट 10वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स वो कितना होता था सर? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स कितना होगा सर? माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। ठीक, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cosec x। माइनस याद रखना है, डिफरेंशिएशन में भी दोनों केस में माइनस आता था। ठीक, माइनस का cosec x इंटू प्लस का c, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cot x प्लस का c। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे लिखाते हैं आपको। नेक्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन है आप लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका हमको इंटीग्रेट करना है। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है बाबू वो होता है 1/a tan इनवर्स में x/a प्लस का c। आपको याद रखना है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले या 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोले, एक ही बात है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स में -1 tan इनवर्स में x/a प्लस का c। ये सवाल जेईई मेंस में भी आ चुका है, इसलिए अब लिखा रहे आपको। नेक्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/√में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है? 1/√में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स में x/a प्लस का c। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स में x/a प्लस का c। नेक्स्ट 13th नंबर, आपका फेवरेट सर, आपका फेवरेट, समझ गए आप डिफरेंशिएशन में कौन सा फेवरेट हुआ करता था? इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, e टू दी पावर x, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? समझ गए सर, डिफरेंशिएशन में तो इसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, तो इंटीग्रेशन में क्या बिगाड़ेगा? तो इसका आंसर वापस से वही आ जाता है e टू दी पावर x प्लस का c। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा जो है 14th नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx। a मतलब कोई एक नंबर हो सकता है 5 टू दी पावर x हो सकता है 2 टू दी पावर x हो सकता है 11 टू दी पावर x हो। इस तरह का जब भी फंक्शन होगा a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a टू दी पावर x बटे का log ऑफ a टू दी बेस e प्लस का c। क्या बोले? आपको सिंपली याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x होता है a टू दी पावर x बटे का log a। ठीक, log a बेस क्या हो जाएगा? उसका एक्सपोनेंशियल बेस e। ठीक, लास्ट जो है कॉन्सेप्ट ये है, लास्ट जो है ये कॉन्सेप्ट है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एफ एक्स डी एक्स। c क्या है? c अभी मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 5x का डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या करते थे सर? कांस्टेंट को बाहर निकालो, 5 को बाहर निकालते थे, फिर x का डिफरेंशिएशन कर लेते थे। उसी तरह से अगर हम यहां बोलेंगे 5x का इंटीग्रेशन करो, तो वापस से वही काम करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, फिर fx का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, फिर जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। लास्ट में जो भी हमारा आंसर आया उसमें हम लोग प्लस का c ऐड कर देते हैं। क्यों? काहे कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बच जाएगा तो ये वाला प्लस c गायब हो जाएगा। ये c नहीं है, ये एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। क्लियर है बात? इसके बाद एक लास्ट रूल बच गया है जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन में u भी रूल पढ़ते थे, तो आपको बताए थे कि u को एज इट इज रखते थे, v का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर प्लस लिखते थे, फिर v को एज इट इज रखते थे, u का डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन यहां पर कहानी पूरा अलग हो जाता है। ठीक, तो लास्ट जो हमारा बचा है वो u भी रूल बचा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी हम खत्म कर देते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूवी रूल, कि यूवी रूल को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। मान लेते हैं कि u एक फंक्शन है x में, मान लेते हैं v एक फंक्शन है x में, तो उसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इस पूरा प्रोसेस हम जानते हैं थोड़ा सा टफ है, आपको भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन
पता होना चाहिए। जब हम इंटीग्रेशन इतना पढ़ रहे हैं तो उतना बेसिक बात भी हमको पता होना चाहिए। जानते हैं मैथ के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल के दिन अगर फिजिक्स में आ गया तो IIT JEE एडवांस सब में आ गया तो हम लोग कैसे डील करेंगे उसको, है ना। इस वजह से आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इस पूरा फिनोमिना, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अलग अलग तौर के इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो हम क्या बोले कि अपने पास दो फंक्शन ले लिए u और v, दोनों x का फंक्शन है, तो हमको करना है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। ठीक, मतलब क्या है कि हमको u और v दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात। तो कैसे करते हैं इस बात को समझिएगा। सबसे पहले तो आपको यह पता करना, डायरेक्टली नहीं करते हैं, यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि पहला फंक्शन कौन है और दूसरा फंक्शन कौन है। तो मान लेते हैं लेट से कि यह हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक, और मान लेते हैं कि लेट से यह हमारा सेकेंड फंक्शन है, ठीक। और ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे डिसाइड होता है, तो उसका एक रूल है बाबू, डिसाइडेड बाय आइलेट रूल्स, डिसाइडेड बाय आइलेट रूल्स। ठीक, फिर से बोल रहे हैं आपको, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कौन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सेकेंड फंक्शन है, उसके बाद जाके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम कैसे पता करेंगे, तो आइलेट रूल से पता करेंगे। आइलेट रूल लिखने का तरीका क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, फलाना वो सी। एल मतलब लॉगरिदम, एल मतलब लॉगरिदम लॉग एक्स वाला फंक्शन। ए मतलब अलजेब्रिक, ठीक, अलजेब्रिक एक्स वाई ये वाला। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स है। और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, 2 टू दी पावर एक्स, 5 टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, वो हो गया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ठीक, तो अभी तक हम क्या कंक्लूड किए, हम ये बात बोले कि सर जब भी हमको uv को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो पहले तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कौन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सेकेंड फंक्शन है। कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बेसिस पर, जैसे अगर मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर कल के दिन बोलेगा इंटीग्रेट करो tan इनवर्स x इंटू का log x, बोलेगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक, tan इनवर्स x इंटू का log x, तो आपको क्या करना होता है, tan इनवर्स x log x। तो आपको पता हो गया कि सर ये इनवर्स है, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, और ये लॉगरिदम, तो आप देख रहे हैं कि इनवर्स के बाद लॉगरिदम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, सेकेंड फंक्शन है। फिर जो प्रोसेस बताएंगे उसके तहत आपको इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर है। तो हम मिटा रहे हैं इसको, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, समझिएगा। जब भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे लिखना, शब्द को सुनिएगा हम कैसे बोल रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्या बोले, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस का बड़ा वाला इंटीग्रेशन, छोटा नहीं बड़ा वाला इंटीग्रेशन, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर होता है। बड़ा खतरनाक है, फिर से हम आपके लिए पढ़ देते हैं, आप समझिएगा और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, सब बात समझ में आएगा सर, है ना, सब बात समझ में आएगा। हम भी जब पहली बार पढ़ते थे ये सब बात तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन मेहनत करने से, समय बिताने से कोई भी किसी भी इंसान अपना हो जाता है। तो ये तो नंबर ही है, नंबर में तो कोई फीलिंग भी नहीं है, उसको आप जितना समय दोगे वो आपका हो जाएगा। इंसान अपना हो जाता है तो फिर और का क्या बात है ना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन करना है तो फिर से हम पढ़ देते, कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, कैसे डिसाइड किया, आइलेट रूल से। ठीक, तो हम पढ़ते देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस का बड़ा वाला इंटीग्रेशन। बड़ा वाला इंटीग्रेशन क्यों, कहा कि ये पूरा सॉल्व होके जो भी आएगा ना उसको फिर से इंटीग्रेट करना है।
ये पूरा जो सॉल्व होके आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, इसलिए बड़ा वाला इंटीग्रेशन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, du by dx क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू मल्टीप्लाइड में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। क्लियर है? फिर से पढ़ देते हैं, लास्ट बार देखिएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस का बड़ा वाला इंटीग्रेशन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू का सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो होल का इंटीग्रेशन। ठीक, ये पूरा जो सॉल्व होकर आएगा ये पूरा होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जितना थ्योरी था इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में इंटीग्रेशन का पूरा रूप से खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा आपको इंटीग्रेशन पे सवाल मिलेगा तो आप फॉर्मूला वगैरह रट फट के थोड़ा सा तैयार रहिएगा, फिर ही सवाल को आप ट्राई कीजिएगा। ठीक, तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल हो, किसी भी तरह का परिस्थिति हो सर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए, वक्त अपने आप बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो यहाँ तक ही हम लोग आज के लेक्चर को रखेंगे। जो जिन बच्चा से ये बात नोट डाउन करना चाह रहा है वो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड रियली थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त दिया। ठीक, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए।